नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं उच्च न्यायालय के बारे में। उच्च न्यायालय अर्थात हम बोल सकते हैं इसको हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट इसको बोला जाता है। जैसे कि हमने इसके जस्ट पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या होता है? उच्चतम न्यायालय, यानी देश का टॉप लेवल पर जो शीर्ष यानी टॉप जो संस्था है इंटीग्रेटेड जुडिशरी के अंतर्गत टॉप लेवल पर जो है उसको बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट। उसके जस्ट नीचे होता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का मतलब होता है राज्य लेवल पर, राज्य मतलब स्टेट लेवल पर। उसके जस्ट नीचे हम देख सकते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट, जिसके अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत जो है सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अलग अलग प्रकार के जो कोर्ट हमको देखने को मिलते हैं। तो उच्च न्यायालय के बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट होता है किसमें? केंद्र में। उसी प्रकार राज्य में होता है उच्च न्यायालय। जितने भी प्रकार के राज्य में जो केस होते हैं वो सारे उच्च न्यायालय के द्वारा संभाले जाते हैं। और अगर किसी विशेष कंडीशन की अगर बात हो तो वो किसके अंडर में चला जाता है? सुप्रीम कोर्ट के अंडर में। जैसे कि हमने पीछे इसकी शक्तियों के बारे में बात किए थे। तो सारी चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं उच्च न्यायालय की जो व्यवस्था की गई है अनुच्छेद नंबर 214 में की गई है। जैसे मान लीजिए 124 में आपको सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलता है। इसी में थोड़ा सा हेर फेर कर दीजिए, यानी कि 2 को उठाकर इधर ले आए तो 214 बन जाता है और यहाँ हो जाता है हाई कोर्ट। ऐसा आप याद रख सकते हैं। और कुल वर्तमान में अभी 25 हाई कोर्ट आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि पहले 24 थे, एक नया बना है अभी। ठीक है, नया किसके अंतर्गत बना है? आंध्र प्रदेश के अंतर्गत ये जो है आपको नया हाई कोर्ट देखने को मिलता है 2019 में। तो टोटल मिलाकर अभी जो है 25 हाई कोर्ट वर्तमान में हो गए हैं। अब यहाँ हम बात करें सर्वप्रथम गठन की, अगर बात करें हम तो यहाँ देखिए सर्वप्रथम जो है 1882 में हमको 3 हाई कोर्ट देखने को मिले थे, जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं। देखिए कलकत्ता हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट और उसके बाद मद्रास हाई कोर्ट। हालांकि इनका नाम परिवर्तित करने की सोची गई थी वर्तमान में, पर ऐसा नहीं हुआ। नाम जैसे कि वैसे ही आप देख सकते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट है, उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट है और मद्रास हाई कोर्ट। ये तीनों हाई कोर्ट का गठन हुआ है 1882 में। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें। और भारत की एक प्रकार से जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी न्याय व्यवस्था है उसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्ट नीचे इनको हम देख सकते हैं हाई कोर्ट को। यानी राज्य के न्याय प्रशासन में अगर देखें तो हाई कोर्ट की स्थिति टॉप लेवल पर मिलती है। और अगर केंद्र के प्रशासन में न्याय प्रशासन की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की स्थिति सबसे ऊपर देखने को मिलती है। इसके बाद भी हमको कुछ और देखने को मिले, जैसे 3 तो वो हो गए हमारे, पहले हमने देखे। फिर 1866 में हम देख सकते हैं। देखिए 1862 में हमारे 3 हाई कोर्ट देखने को मिले। उसके बाद 1866 में हमको चौथा हाई कोर्ट इलाहाबाद के अंतर्गत देखने को मिला। इसके बाद हम देख सकते हैं ब्रिटिश भारत में प्रत्येक प्रांत का अपना एक हाई कोर्ट बन गया। इस प्रकार हम देख सकते हैं। प्रत्येक प्रांत मतलब आज की डेट में हम राज्य बोल सकते हैं। 1950 के बाद जो प्रांत है वो हाई कोर्ट संबंधित राज्य का हाई कोर्ट बन गया। यानी कि एक प्रकार से हम देखें तो प्रांत को हम राज्य की संज्ञा दे सकते हैं। और जब स्वतंत्रता हुई, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो हाई कोर्ट था प्रांत का, वो राज्य का हाई कोर्ट के रूप में यहाँ पर शामिल कर लिया गया। फिर हम देख सकते हैं भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, ऐसी व्यवस्था की गई। पर कंडीशन कभी कभी ये भी हो जाती है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। तो वहीं हम बात करें 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। इसमें संसद को अधिकार दिया गया कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए या फिर एक संघ राज्य के लिए, यानी कि यूनियन टेरिटरी के लिए एक साझा मतलब होता है एक शेयरेबल, मतलब 2 जो स्टेट है या 2 यूनियन टेरिटरी, इनके बीच में एक हाई कोर्ट बना दिया गया है। तो इसकी स्थापना करने का जो श्रेय जाता है, मतलब पावर है, वो संसद को दिया गया है। ये 7वें संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत ये पावर मिली है। इसके अलावा हम देख सकते हैं वर्तमान में आपको टोटल 25 हाई कोर्ट देखने को मिलेंगे। और लेटेस्ट कौन सा है? 2019 में आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आपको अमरावती देखने को मिलेगा। अमरावती यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। और इनमें से जो 25 है, 25 में से 4 आपको एक प्रकार से देखें तो 4 शेयरेबल का मतलब होता है साझा हाई कोर्ट देखने को मिलेंगे। साझा मतलब ये 2 या 2 से अधिक स्टेट आपस में जो है इस जो हाई कोर्ट है उसका प्रयोग करते हैं। और हमारी देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात करें, हम दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, ये भी आपको पता होगा। तो दिल्ली जिसका अपना एक हाई कोर्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे स्थित है। और ये 1966 में इसका जो हाई कोर्ट है यहाँ पे बनाया गया था। अन्य संघ राज्य क्षेत्र विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट के न्याय क्षेत्र में आते हैं, जैसे यूनियन टेरिटरी। अन्य अगर देखें तो दूसरे राज्य क्षेत्र के न्याय क्षेत्र के अंतर्गत उनको शामिल कर लिया जाता है। संसद के हाई कोर्ट के न्याय क्षेत्र का जो विस्तार है किसी संघ राज्य क्षेत्र में कर सकती है, अथवा किसी संघ राज्य क्षेत्र को एक हाई कोर्ट के न्याय क्षेत्र से बाहर भी कर सकती है। ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। अब हाई कोर्ट की जो व्यवस्था है वो हमने कहाँ देखे? आर्टिकल नंबर
214 के अंतर्गत हमको देखने को मिली। और एक और चीज़ अगर हम देखें तो इसकी जो व्यवस्था है भाग 6 में देखने को मिलती है, ठीक है। और अनुच्छेद आपको कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलता है, 214 से लेकर 231 तक। हालांकि हम सारी चीज़ें देखेंगे। इसके अंतर्गत गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियाँ, प्रक्रिया आदि के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। जैसे कि हम यहाँ देखें, हमारा जो है मध्य प्रदेश की हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा जो हाई कोर्ट है वो हम देख सकते हैं कहाँ पर देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो जबलपुर के अंतर्गत देखने को मिलेगा। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 जो हुआ था, 7वां संविधान संशोधन, उसके तहत जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1956 के तहत। और इसकी लोकेशन हमको जबलपुर में देखने को मिलती है। और अन्य दो खंडपीठ भी हमको देखने को मिलती है, इंदौर और ग्वालियर। हालांकि भोपाल में अभी जो है प्रस्तावित है पर बनी नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो इंदौर और ग्वालियर में इसकी खंडपीठ देखने को मिलती है। जबलपुर में मुख्यालय इसका देखने को मिलता है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का। इसके अलावा बाकी और चीज़ें देख सकते हैं आप, जैसे जो नंबर ऑफ पोजीशन अगर देखें 53 है, ठीक है। जज टर्म जो है मतलब 62 वर्ष की उम्र में जज का रिटायरमेंट हो जाता है। वर्तमान में अगर देखें, इसकी वेबसाइट भी आप देख सकते हैं। और करंट में जो चीफ जस्टिस है उच्च न्यायालय के जबलपुर के, अजय कुमार मित्तल है, जो कि 3 नवंबर 2019 से अपने पद पर बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ अगर देखें हम नेक्स्ट, तो यहाँ हमको देखने को मिलता है, देखिए 1 जनवरी 2019 को, जैसे कि हमने बात करें आंध्र प्रदेश के अंतर्गत अमरावती जो है देश का 25वां उच्च न्यायालय, मतलब पहले 24 थे, अब ये 25वां नंबर का उच्च न्यायालय यहाँ गठित किया गया है। पहले ये जो है किसके अंतर्गत आता था, ये तेलंगाना के अंतर्गत जो है वो न्यायालय मतलब उच्च न्यायालय उसकी न्याय क्षेत्र में आता था, परंतु इसका सेपरेट अब बन गया है। और जैसे कि मैंने बताया था, भाग 6 अनुच्छेद नंबर 214 से 231 तक हाई कोर्ट के गठन, साथ में स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियाँ, प्रक्रिया आदि के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो चलिए हम एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें गठन की, तो जो मतलब एक प्रकार से जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के गठन की बात की गई है 216 में। अनुच्छेद नंबर 216 में बोला गया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर, मतलब एक चीफ जस्टिस होगा और अन्य न्यायाधीश जो कि राष्ट्रपति के द्वारा एक प्रकार से क्या किए गए हों, समय समय पर नियुक्त किए गए हों। तो इन सभी के द्वारा एक जो हाई कोर्ट की यहाँ पे गठन किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 216 में इस बात को कहा गया है। अब न्यायाधीशों की योग्यता, जैसे कि हमने सुप्रीम कोर्ट के में जो न्यायाधीश थे उनकी योग्यता के बारे में पढ़ा था, तो उसी प्रकार हम यहाँ पे हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए अनुच्छेद नंबर 217 में इस बात को यहाँ पे कहा गया है कि न्यायाधीश की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है, तब वह कब हो सकता है, देखिए भारत का नागरिक हो और 62 वर्ष की आयु पूरी ना किया हो, ठीक है। एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा देखिए यहाँ पे 62 वर्ष तक तो रहता है उसका टर्म, परंतु 62 वर्ष से अगर कम है और भारत का नागरिक हो तो उसे क्या बनाया जा सकता है, मतलब एक प्रकार से हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे बात कही गई है, राज्य जो है यानी कि किसी भी राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष न्यायिक पद पर रहा हो, या फिर हम बोल सकते हैं हाई कोर्ट में हम बोल सकते हैं मतलब किसी भी उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालय की अगर बात करें तो इसमें 10 वर्ष से अधिक यानी मिनिमम 10 वर्ष तो यहाँ अधिवक्ता रहा हो, मतलब एक तो 10 वर्ष न्यायिक पद पर रहा हो, मतलब मिनिमम 10 वर्ष से 10 वर्ष से कम में नहीं रहना चाहिए, मिनिमम 10 वर्ष यहाँ न्यायिक पद पर होना चाहिए। या फिर इसके अलावा सुप्रीम मतलब जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट या फिर एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक एडवोकेट रहा हो या वकील रहा हो या अधिवक्ता रहा हो। तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू है और 62 वर्ष का नहीं है और भारत का नागरिक है तो उसे क्या बनाया जा सकता है, हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है, मतलब उसमें जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता होती है। आर्टिकल नंबर 217 में इस बात को कहा गया है। इसके बाद हम देख सकते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति हमने बोले थे यहाँ पे, देखिए कॉलेजियम सिस्टम से इसकी नियुक्ति की जाती है। पहले एनजेसी आया था, तो एनजेसी को जो एक प्रकार से असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, ठीक है। कुछ संविधान संशोधन के द्वारा आया था, 99वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो यहाँ हम देख सकते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अगर बात करें यहाँ पे, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित देखिए योग्यता और नियुक्ति संबंधित आर्टिकल नंबर 217 ही आपको देखने को मिलेगा। तो 217 में क्या बोला गया है, इसके अनुसार जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है,
ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और राष्ट्रपति ऐसे मतलब एक प्रकार से ऐसी नियुक्ति करने से पूर्व क्या करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है उससे, साथ में संबंधित राज्य के राज्यपाल से और संबंधित राज्य के जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेगा। मतलब देखिए 3 चीजें, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा, परंतु नियुक्ति से पूर्व वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, साथ में संबंधित राज्य के राज्यपाल और संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से परामर्श करेगा। ठीक है, उसके बाद देखें तो व्यवहार में अगर देखें तो राष्ट्रपति 1998 जो तीसरा मामला आया था न्यायाधीश मामला, उसमें अपनाई गई परामर्श मंडल प्रक्रिया के द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ही नियुक्ति करता था। वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति व स्थानांतरण के संबंध में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है उसका गठन का प्रावधान किया गया था, जैसे एनजेसी की अगर बात करें, परंतु इसको एक प्रकार से नष्ट कर दिया गया। यह आयोग नियुक्ति व स्थानांतरण के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देगा, ऐसा यहाँ बात की गई थी, और राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होगा। और एनजेसी को जब नष्ट कर दिया गया तो यही प्रोसेस लागू होगी, कौन सी, मैंने जो बताया भी, राष्ट्रपति द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राज्यपाल और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस उससे परामर्श करेगा नियुक्ति के पूर्व। इसके अलावा हम देख सकते हैं, देखिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें, एक्टिंग जो चीफ जस्टिस होता है किस कंडीशन में होता है, आपको पता होगा, जैसे हमने बात की थी किसकी, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो अगर किसी कारणवश उनका स्थान रिक्त होता है तो उस कंडीशन में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसी प्रकार हाई कोर्ट की में भी जो होता है किसी कारणवश जो चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश है, उसका पद रिक्त होता है, तो इस कंडीशन में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो हम बोल सकते हैं जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद किसी कारणवश रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति क्या करता है, न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, मतलब उसी न्यायालय के, उसी हाई कोर्ट के जो अन्य जस्टिस है उन्हीं में से किसी को क्या कर सकता है, इसके कार्य को संभालने के लिए एक प्रकार से कार्यवाहक या फिर एक्टिंग जस्टिस का पद दे सकता है, और अनुच्छेद नंबर 233 में इस बात को कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो है अपर या कार्यकारी न्यायाधीश की अगर बात करें तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, देखिए जब किसी उच्च न्यायालय में कार्य की अस्थायी वृद्धि हो जाए, मतलब कार्य बहुत अधिक हो जाए और उस कार्य को संभालने के लिए क्या करते हैं, तो राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार, मतलब राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि कार्य निपटाने के लिए और अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता हो, मतलब हम बोल सकते हैं एक प्रकार से कार्य की अधिकता को देखते हुए राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ऐसा काम किया जाता है। तो राष्ट्रपति जो है न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने योग्य जो किसी व्यक्ति को 2 वर्ष की अवधि के लिए, मिनिमम 2 वर्ष की अवधि के लिए क्या कर सकते हैं, अपर या कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, और ऐसा प्रावधान किया गया है आर्टिकल नंबर 224 में। इसके अलावा सेवानिवृत्त न्यायाधीश, देखिए हालांकि रिटायर्ड तो हो गए हैं, रिटायर्ड होने के बाद भी क्या कर सकते हैं, ये इनको एक प्रकार से किसी मतलब काम की अधिकता को देखते हुए या फिर किसी कारण से मतलब इनकी ज़रूरत होती है तो इनको फिर से नियुक्त किया जा सकता है। पहले एक और चीज़ जान लेते हैं अपर या कार्यकारी न्यायाधीश के बारे में। तो यहाँ देखिए जो अपर या कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति होती है तो उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश अपने पद के कर्तव्यों को निर्वहन करने में असमर्थ हो जाता है जब इनकी नियुक्ति की जाती है, या फिर अपनी अनुपस्थिति के कारण अपने पद के कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाता है, तब राष्ट्रपति न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए योग्य किसी व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त कर सकता है। और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से क्या कर सकते हैं, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति कर सकता है, और ऐसा प्रावधान किया गया है आर्टिकल नंबर 228 में। जब कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश मतलब जो न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है या अनुरोध स्वीकार करता है तो उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान अधिकार प्राप्त होंगे, अधिकार तो प्राप्त होंगे परंतु उसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा, जिस प्रकार हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हम देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ और चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे शपथ तो मैंने बताया था, शपथ कौन दिलाता है इनको, जैसे सुप्रीम कोर्ट के अगर जज की नियुक्ति की जा रही है तो उनको शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति महोदय, और अगर हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति की जा रही है तो उनको शपथ दिलाएंगे राज्यपाल महोदय, और ऐसा प्रावधान किया गया है आर्टिकल नंबर 219 में। ठीक है, ऐसा याद रखना आपको। अब बात कर लेते हैं कार्यकाल। तो कार्यकाल जैसे सुप्रीम कोर्ट का होता था 65 वर्ष और इनका होता है 62 वर्ष। 65 वर्ष और 62 वर्ष दोनों हम देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का 65 वर्ष और हाई कोर्ट का 62 वर्ष तक जो है अपने पद को धारण करते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ें होती है जिसके कारण उनकी पद की रिक्ति हो जाती है, पद को त्याग दिया जाता है। तो आर्टिकल नंबर 217 में बोला गया है कि यहाँ पे इनके जो है
पद की रिक्ति कब होती है? जब ये खुद से त्याग पत्र दे दे राष्ट्रपति के नाम पे, या फिर इनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाए, या राष्ट्रपति द्वारा किसी कारणवश इनको हटा दिया जाता है संसद की सिफारिश पर। तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है तथा अन्य न्यायाधीश को उसी आधार और प्रक्रिया से हटाया जाता है, जैसे कि हमने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ा था। सर्वोच्च न्यायालय में कैसे पढ़े थे? 7 आधार, मतलब 7 चरण वहाँ देखने को मिले थे। आधार क्या था? कदाचार, और जो एक प्रकार से अभद्र व्यवहार, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कदाचार, अगर वो सिद्ध हो जाता है तो इनको हटाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जैसे ही। उसके बाद एक और कंडीशन में इनकी पद की रिक्ति हो जाती है, जब इनकी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय यानी एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के रूप में, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है उसके न्यायाधीश के रूप में अगर इनकी नियुक्ति की जाती है तो इनके पद का एक प्रकार से रिक्ति हो जाती है इनके पद की, यानी कि इनका पद खाली हो जाता है। तो ये सारी चीज़ हमने देखें किसके बारे में? हाई कोर्ट के बारे में। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट की कुछ पावर हुआ करती थी, उसी प्रकार हाई कोर्ट की भी कुछ पावर होती है, तो उनको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मूल अधिकार से संबंधित, रिट संबंधी, अपीलीय क्षेत्र अधिकार, निरीक्षण एवं एक प्रकार से नियंत्रण से संबंधित, अभिलेख न्यायालय और न्यायिक समीक्षा। तो यहाँ हम देख लेते, देखिए सबसे पहले मूल क्षेत्र अधिकार। जैसे वहाँ मूल क्षेत्र अधिकार में हमने क्या देखे थे? जो मतलब एक प्रकार से हाई कोर्ट के, हाँ, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के बारे में देखे थे, उसी प्रकार यहाँ पे भी हमको देखने को मिलता है। तो इनका क्षेत्र भी काफ़ी व्यापक हमको देखने को मिलता है राज्य क्षेत्र के अंतर्गत। तो संसद के अंतर्गत अगर देखें तो उच्च न्यायालय के मूल क्षेत्र अधिकार का अर्थ क्या है? किसी भी विषय की प्रथम सुनवाई उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी। जैसे कि हम देख सकते हैं संसद व राज्य विधानमंडल के जो सदस्य उनके निर्वाचन संबंधी विवाद है तो ये देखेगा। उसके बाद हम देख सकते हैं मूल अधिकारों से संबंधित अगर कोई विवाद है या इसके संबंध में कुछ मामला है तो वो ये देखेगा। संविधान की अगर व्याख्या से संबंध में अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ मामला है यहाँ पे, तो इसके द्वारा निपटाया जाएगा। राजस्व संबंधी मामले, राजस्व संग्रहण के लिए बनाए गए किसी अधिनियम संबंधी अगर कोई मामला है तो इसके मूल क्षेत्र अधिकार में इनको शामिल किया जाएगा। इसके अलावा रिट संबंधी अधिकार, जैसे कि 5 रिट यहाँ व्यवस्था की गई है किसके अंतर्गत? आर्टिकल नंबर 226 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है हाई कोर्ट के लिए। और सुप्रीम कोर्ट के लिए आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट के लिए जो है आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत 5 रिट का यहाँ वर्णन किया गया है। अब 5 रिट कौन कौन सी होती है? जैसे फंडामेंटल राइट का हनन होता है तब इनको एक प्रकार से जारी किया जाता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो 5 रिट हम देख सकते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। और इनको हमने विस्तार से अब देख सकते हैं आर्टिकल नंबर 32 जब आपको पढ़ाया गया था किसमें? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको देखने को मिलता है फंडामेंटल राइट में भाग 3 में देखने को मिलता है 12 से 35 तक। तो ये आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद अपीलीय क्षेत्र अधिकार की अगर बात करें तो उच्च न्यायालय को अपने जो सभी अधीनस्थ न्यायालय है उसके निर्णय के विरुद्ध अपील करने का, एक प्रकार से अपील सुनने का अधिकार है। और यह अपील जो है अधिकारिता एक प्रकार से दीवानी और फौजदारी, दीवानी मतलब होता है सिविल न्यायालय और फौजदारी मतलब होता है क्रिमिनल, तो दोनों प्रकार के जो मामले होते हैं उसमें ये अपील का अधिकारिता यहाँ पे देखने को मिलती है हाईकोर्ट की जो अधीनस्थ न्यायालय उनके द्वारा। इसके अलावा यदि देखें तो इसके अलावा कोई सत्र जो न्यायालय है, कोई सत्र न्यायालय किसी को अगर मृत्युदंड का आदेश देता है तो उस पर भी उच्च न्यायालय की पुष्टि आवश्यक होती है। मतलब निचले न्यायालय के द्वारा जो भी काम किया जाएगा उसके संबंध में अपील की जा सकती है कहाँ पे? हाई कोर्ट में। इसके अलावा निरीक्षण और नियंत्रण संबंधी शक्ति की अगर बात करें तो प्रत्येक जो उच्च न्यायालय होता है, प्रत्येक उच्च न्यायालय को यह शक्ति दी गई है कि वह अपने अधिकारिता क्षेत्र में आने वाले जो भी न्यायालय है, साथ में अधिकरण जैसे ट्रिब्यूनल हम बात करें, जैसे एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की अगर बात करें, तो इसी प्रकार से जो सभी न्यायालय है और सभी अधिकरण है उनका पर्यवेक्षण और निरीक्षण करने का अधिकार किसका होगा? हाईकोर्ट का होगा। सैन्य न्यायालय को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी का अधिकार यहाँ पे किसका होता है? निरीक्षण का हाईकोर्ट का होता है। और उच्च न्यायालय को न्यायिक व प्रशासनिक दोनों तरह के पर्यवेक्षण के अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय को उच्च न्यायालय के लिए केवल न्यायिक पर्यवेक्षण का अधिकार, इस हिसाब से देखें तो हाईकोर्ट का जो पावर है वो सर्वोच्च न्यायालय से अधिक हो जाता है। उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय पर न्यायिक एवं प्रशासनिक पर्यवेक्षण के अलावा प्रशासनिक नियंत्रण की शक्ति भी यहाँ पर प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर देखें तो निरीक्षण के अंतर्गत हमको जैसे जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, तैनाती, पदोन्नति, स्थानांतरण, इनसे संबंधित राज्यपाल को परामर्श करता है ये। साथ में जो राज्य न्यायिक सेवा है उसमें नियुक्ति संबंधी जो न्यायालय मतलब उच्च न्यायालय द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार की जाएगी, ऐसा यहाँ पे पावर है इसको। इसके अलावा जिला न्यायाधीशों तथा उनके पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक जो कार्यवाही है वो भी ये कर सकता है। तो ये सारे जो पावर है वो हाईकोर्ट के यहाँ देखने को मिलते हैं निरीक्षण और नियंत्रण के अंतर्गत। इसके अलावा हम देख सकते हैं अभिलेख न्यायालय
तो अभिलेख न्यायालय जैसे हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट के संबंध में, अभिलेख न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में कोई केस है जिसकी सुनवाई हो चुकी है और उसी का जो डॉक्यूमेंट है, साक्ष्य है, वो संभाल कर रखा जाएगा। और निचले न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर देखें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन सभी में ये साक्ष्य के तौर पर यूज़ की जाएगी। उसी प्रकार अगर हाई कोर्ट के संबंध में कोई मामला सुलझा दिया गया है तो उसको साक्ष्य के रूप में रखा जाएगा और यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, मतलब इसको अभिलेख के तौर पर रखा जाएगा और नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में साक्ष्य के तौर पर यूज़ किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है अभिलेख न्यायालय में। तो अभिलेख को जो है अपने साक्ष्य के रूप में रखने का अधिकार, साथ में अवमानना पर दंड देने का अधिकार इसको दिया गया है, किसको? हाई कोर्ट को। न्यायिक समीक्षा जैसे जुडिशियल रिव्यू की अगर बात करें, न्यायिक पुनरावलोकन जिसे हम बोलते हैं, तो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत हम देख सकते हैं आर्टिकल नंबर 13 और आर्टिकल नंबर 226। तो सर्वोच्च न्यायालय की तरह हम देख सकते हैं जो उच्च न्यायालय है उसको भी अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 226 से जो है न्यायिक समीक्षा की शक्ति दी गई है। यह शक्ति संघ और राज्य दोनों के विधायी और कार्यकारी निर्णयों के संदर्भ में प्राप्त है। यदि कोई कानून आदेश संविधान की मूल भावना का उल्लंघन करता है तो उच्च न्यायालय द्वारा उसे शून्य किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कोई मूल अधिकार, कोई विधि है, मूल अधिकार का हनन कर रही है, संविधान के विरुद्ध है, तो उसको शून्य किया जा सकता है, उसको चेक एंड बैलेंस करके। इसके अलावा हम देख सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ चीज़ें, मतलब जिनके संबंध में कोई यहाँ पे टांग नहीं अड़ा सकता, अन्य जो संस्था है वो, तो उसकी स्वतंत्रता यहाँ पे देखने को मिलती है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हमको देखने को मिलती है। लोकतंत्र की सफलता व सार्थकता के लिए यह आवश्यक है कि न्यायपालिका को विधायिका व कार्यपालिका प्रभाव पर नियंत्रण से मुक्त रखा जा सके। मतलब सीधे सीधे बात की जा रही है शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, पृथक्करण की बात की जा रही है और एक स्वतंत्र न्यायपालिका ही निष्पक्ष निर्णय ले सकती है, किसी के दबाव में आकर ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अतः संविधान न्यायपालिका को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का अवसर प्रदान करती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि हम बात करें पहले तो नियुक्ति व हटाने की प्रक्रिया से संबंधित। तो सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। परंतु अगर बोला जाए हटाए जाने की, तो हटाए जाने की व्यवस्था राष्ट्रपति महोदय द्वारा नहीं की जाती। हटाए जाने के लिए बहुत लंबी प्रोसेस होती है, जैसे मैंने बताया था 7 चरण से होकर गुजरना पड़ता है। और अगर कदाचार सिद्ध हो जाता है, समिति गठित होती है, वो समिति निर्देश देती है, मतलब एक प्रकार से रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, दोनों सदन में भारी बहुमत यानी कि विशेष बहुमत की स्थिति में राष्ट्रपति महोदय द्वारा इसको हटाया जाता है। मतलब बहुत लंबी प्रोसेस इसको बोल सकते हैं। तो नियुक्त करना तो राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया जाएगा, परंतु हटाने की प्रोसेस राष्ट्रपति महोदय द्वारा नहीं की जाएगी। संविधान के अनुसार किसी भी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, उसके पश्चात राष्ट्रपति इसको हटा सकता है। तो स्पष्ट तौर पर हम बोल सकते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति हटाने की यह पद्धति इसलिए अपनाई गई है, मतलब कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति के प्रभाव में आकर कार्य ना करे। हटाने की प्रक्रिया बहुत लंबी है ताकि वो निष्पक्ष यहाँ पे न्याय कर सके। नहीं तो क्या होता है, समय समय पर हटाने के डर के कारण वो जो है किसी और के दबाव में आकर यहाँ पे न्याय करते हैं, तो इससे क्या होता है, व्यवस्था एक प्रकार से डगमगा जाती। दूसरी चीज़ अगर बात करें कार्यकाल की सुरक्षा, कार्यकाल मतलब एक बार इनको नियुक्त कर दिया जाता है तो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको कार्यकाल की सुरक्षा दी जाती है। जैसे इनके सामने अगर देखें तो 62 वर्ष और 65 वर्ष की अवस्था में इनको हटाया जा सकता है, और अगर कदाचार सिद्ध होता है तो 7 चरण से होकर गुजरना पड़ता है और सिद्ध होगा तभी यहाँ हटाया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार से इनको हटाया नहीं जा सकता। आर्थिक सुरक्षा की अगर बात करें तो आर्थिक सुरक्षा के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे मान लीजिए इनको नियुक्त कर दिया गया है तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की गई है। जैसे उनके हम बात करें वेतन है, भत्ते हैं और अन्य जो सुविधा होती है ये संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है, किंतु उनके वेतन व सेवा शर्तों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता जब तक कि उनका कार्यकाल चल रहा हो। कार्यकाल के बीच में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होगा जिससे ये तीनों चीज़ें प्रभावित हो। इस प्रकार अगर देखें तो इस प्रावधान के अभाव में इस बात की संभावना थी कि सरकार किसी भी समय जो न्यायाधीश है उनके वेतन या सेवा शर्तों में कटौती करने की धमकी देकर उन्हें अपनी इच्छा अनुसार निर्णय के लिए बाध्य कर सकती है। तो इस प्रकार का ये प्रावधान हमको देखने को मिलता है इस सभी से बचाव के लिए। इसके अलावा न्यायाधीशों का वेतन, पेंशन, जो कार्यालयीन व्यय है, प्रशासनिक व्यय है और सभी चीज़ें हम देख सकते हैं यहाँ पर संचित निधि पर भारित होती है। ठीक है, जो भारत का कोष होता है, संचित निधि होती है, उस पर भारित होते हैं और इन पर संसद पर चर्चा तो की जा सकती है किंतु मतदान नहीं किया जा सकता। साथ में वकालत पर रोक इनको दी गई है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है सेवानिवृत्ति के बाद मतलब रिटायरमेंट के बाद भारत सरकार के अधीन कोई भी पद ग्रहण नहीं कर सकते।
साथ ही उनकी वकालत पर भी रोक लगा दी गई है। इस तरह अगर देखें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय तथा जो अन्य उच्च न्यायालय है उसमें हम देख सकते हैं न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। मतलब जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार की प्रोसेस को फॉलो करते हैं। मतलब दोनों को यहाँ पे वकालत पर रोक लगा दी गई है। फिर आचरण पर बहस नहीं होगा, इनके जो आचरण है उस पर बहस नहीं होगा। तो मतलब क्या है, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश है उनके आचरण पर संसद और राज्य विधानमंडल में किसी भी प्रकार का बहस नहीं हो सकता। साथ में स्टाफ की नियुक्ति अपने एक प्रकार से अपने स्टाफ यानी कि जो ऑफिस है उसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को बिना कार्यपालिका के हस्तक्षेप के आवश्यक जो अधिकारी होते हैं वह कर्मचारी की नियुक्ति यहाँ पर की जा सकती है और उनकी सेवा शर्तों का यहाँ पे जो है निर्धारण किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। फिर अवमानना पर दंड देने की इनकी पावर होती है। अवमानना पर दंड देने के पावर मतलब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है एक प्रकार से अगर देखें हम तो मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है वो किसी भी व्यक्ति को अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है। इस प्रकार अगर देखें तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए न्यायाधीशों के किसी निर्णय अथवा अधिकारिता के लिए कार्य की आलोचना या विरोध नहीं किया जा सकता। साथ में अधिकारिता में कटौती नहीं की जा सकती, जो इनका पावर क्षेत्र होता है। संसद और राज्य विधानमंडल को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र व शक्तियों में कटौती करने का अधिकार नहीं दिया गया है। हालांकि संसद इनमें वृद्धि कर सकती है परंतु कटौती नहीं कर सकती। साथ में कार्यपालिका हस्तक्षेप से स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल नंबर 50 ये बात कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्वतंत्रता नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। और यहाँ पे अगर देखें तो हम देख सकते हैं संविधान के जो जितने भी हमने प्रावधान देखे ये वाले, इसमें हम प्रावधान जो सैद्धांतिक रूप से न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए की जो है सुरक्षा का आश्वासन देते हैं, परंतु हम देख सकते हैं भारत में न्यायपालिका वास्तविक रूप से स्वतंत्र नहीं रही है। ऐसा इतने प्रावधान होने के बाद भी कहाँ मतलब हमको देखने को मिलता है कि जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रही होगी। जैसे जो आलोचक है उनका मानना है कि जो न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता कैसी है, अर्थहीन हो जाती है जब उसके किसी निर्णय को सत्तारूढ़ सरकार जो है नए कानून बनाकर निरस्त कर देती है। जैसे बहुत सारे उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं अभी तक, जहाँ पर संसद ने न्यायपालिका के निर्णय को निरस्त करने के लिए जो है संविधान में संशोधन भी किया है। साथ ही सैद्धांतिक रूप से कहा जा सकता है कि न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद कोई पद धारण नहीं करेंगे, किंतु सरकार द्वारा उन्हें कई बार संवैधानिक व राजनीतिक पदों पर नियुक्त किया गया है। तो इस प्रकार से बहुत सारा उल्लंघन देखने को मिलता है इन सभी में स्वतंत्रता को लेकर। इसी प्रकार कार्यपालिका ने अनावश्यक हस्तक्षेप कर न्यायपालिका की स्वतंत्रता को काफ़ी क्षति पहुंचाई है। कई बार राज्यपाल की क्षमादान की जो न्यायिक शक्ति है उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इनके द्वारा दिया गया क्षमादान कई बार राजनीतिक स्वार्थों से प्रेरित होता है। इन सब बातों को देखा जाए तो इसके अलावा न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण के संबंध में संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। जिस प्रकार कार्यपालिका और न्यायपालिका मतलब जो एग्जीक्यूटिव होती है और एक जुडिशरी होती है, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य क्या होती है, टकराहट होती है। टकराहट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वहाँ पर देखें तो अभी मतलब कुछ समय पहले हम देख सकते हैं जो NJC आया था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जिसे हम बोलते हैं नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। तो इसके संदर्भ में कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य क्या हुआ होता, मतभेद या विवाद उत्पन्न हुआ था, टकराहट उत्पन्न हो गई थी। तो इस प्रकार की बहुत सारी स्थिति हमको देखने को मिलती है न्यायपालिका और जो मतलब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता को लेकर। इसके अलावा हम देख सकते हैं कुछ जो हमारे सामने दिए गए हैं क्या मतलब जो हाई कोर्ट है उनकी लिस्ट यहाँ पे देखने को मिलती है हमको, तो उनको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए आपको टोटल 25 उच्च न्यायालय देखने को मिलेंगे। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, देखिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत देखने को मिलता है। 1866 में इसकी स्थापना हुई थी और सीट देख सकते हैं हम इलाहाबाद और इसकी बेंच है लखनऊ में। हैदराबाद के अंतर्गत अगर देखें तो 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। तेलंगाना के अंतर्गत ये देखने को मिलता है राज्य क्षेत्र, और हैदराबाद में जो है इसकी सीट है। बम्बई हाई कोर्ट ये 1862 ये पहला हाई कोर्ट देखने को मिलता है। महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली इसके अंतर्गत जो है न्याय क्षेत्र में आते हैं। मुंबई और इसकी जो सीट है वो हम खंडपीठ देखने को मिलता है। नागपुर, पणजी, औरंगाबाद में इसकी खंडपीठ देखने को मिलती है। कोलकाता की अगर बात करें कलकत्ता की, तो ये 1862 में ये दूसरा था, मतलब दो थे ये, एक और था साथ में, वो भी हम देख लेंगे, जो सबसे पहले हाई कोर्ट के रूप में यहाँ पे स्थापित किए गए थे। पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये किसके अंतर्गत आते हैं,
ये कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं और इसकी जो एक प्रकार से मुख्यालय है वो कलकत्ता में है। पोर्ट ब्लेयर में इसकी जो है खंडपीठ हमको देखने को मिलती है। फिर छत्तीसगढ़ की अगर बात करें 2000 में इसकी स्थापना हुई। अब 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ था इस कारण मध्य प्रदेश से, तो 2000 में इसका जो है उच्च न्यायालय यहाँ बनाया गया और छत्तीसगढ़ जो है न्यायिक क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। बिलासपुर इसकी सीट, यहाँ पे मुख्यालय देख सकते हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो 1966 ये यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे हम देख सकते हैं दिल्ली न्यायिक क्षेत्र और दिल्ली इसका जो है मुख्यालय देखा जाता है। गुवाहाटी 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पे हम देख सकते हैं असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये चार जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके न्यायिक क्षेत्र में आते हैं। गुवाहाटी और इसकी खंडपीठ कोहिमा, आइजोल, ईटानगर में इसकी खंडपीठ देखने को मिलती है। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात जो है 1960 में स्थापित किया गया था गुजरात का जो हाई कोर्ट है और गुजरात इसके अंतर्गत आता है। अहमदाबाद में इसका मुख्यालय देखने को मिलता है। फिर देखें हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं तो हिमाचल प्रदेश 1971 में यहाँ स्थापित किया गया था। हिमाचल प्रदेश इसका न्यायिक क्षेत्र आता है और शिमला इसकी जो है मुख्यालय यहाँ पर देखा जाता है। जम्मू कश्मीर के अंतर्गत अगर देखें तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, देखिए हालांकि जम्मू कश्मीर अभी पुनर्गठन हुआ फिर से 370 धारा हटाने के पश्चात, तो जम्मू कश्मीर इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं जो है इसका कार्यक्षेत्र देखने को मिलता है। और यहाँ देखिए श्रीनगर और जम्मू जो है यहाँ पे हमको इसका मुख्यालय देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं झारखंड की बात करें, झारखंड जो है 2000 में इसका जो है एक प्रकार से स्थापना हुई थी। झारखंड इसका न्यायिक क्षेत्र है और रांची इसका जो है एक प्रकार से मुख्यालय है। फिर देख सकते हैं कर्नाटक, तो कर्नाटक 1884 में स्थापित हुआ था। कर्नाटक न्याय क्षेत्र है और बेंगलुरु में जो है इसका मुख्यालय है। केरल 1958 में स्थापित हुआ था। केरल और लक्षद्वीप इसके अंतर्गत आता है। एर्नाकुलम इसका जो है मुख्यालय। मध्य प्रदेश 1956 में जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था पुनर्गठन आयोग, उसमें हम देखें तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय बना था, जिसकी जो मुख्यालय है वो हम देख सकते हैं जबलपुर में। खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में देखने को मिलती है। मद्रास की अगर बात करें तो मद्रास हमको देखने को मिलता है 1862 में। देखिए 3 मुख्यालय मतलब 3 हाईकोर्ट जो स्थापित हुए थे उसमें से मद्रास भी शामिल है पहले नंबर के। तमिलनाडु और पुडुचेरी इसके अंतर्गत आता, पुदुचेरी, चेन्नई इसका मुख्यालय है। मणिपुर की अगर बात करें 2013 में स्थापित हुआ, मणिपुर इसका न्यायिक क्षेत्र है। इम्फॉल इसका मुख्यालय है। मेघालय 2013 में स्थापित हुआ था, मेघालय न्यायिक क्षेत्र है और शिलांग इसका मुख्यालय है। उड़ीसा की अगर बात करें तो 1948 और यहाँ उड़ीसा इसका न्यायिक क्षेत्र है। कटक इसका मुख्यालय है। पटना 1916 में स्थापित हुआ था। बिहार इसका एक प्रकार से न्यायिक क्षेत्र है और पटना इसका मुख्यालय है। पंजाब और हरियाणा जो उच्च न्यायालय है उसकी अगर बात करें तो 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ इसके न्यायिक क्षेत्र में आते हैं। चंडीगढ़ इसका मुख्यालय है। चंडीगढ़ एक प्रकार का यूनियन टेरिटरी है। राजस्थान 1949 में स्थापित हुआ था। राजस्थान इसका न्यायिक क्षेत्र है। जोधपुर जिसके अंतर्गत खंडपीठ देखें तो जयपुर में भी इसकी खंडपीठ देखने को मिलती है। सिक्किम ये हुआ था 1975 में स्थापित और सिक्किम इसके अंतर्गत अगर देखें तो हम सिक्किम इसका न्यायिक क्षेत्र है। गंगटोक इसकी जो है मुख्यालय देखने को मिलता है। इसके अलावा देख सकते हैं त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा हमको 2013 में देखने को मिलता है। 2013 में मणिपुर में भी स्थापित हुआ था, मेघालय में भी, तो 2013 में त्रिपुरा में भी स्थापित हुआ। त्रिपुरा इसका न्यायिक क्षेत्र है। अगरतला इसका मुख्यालय है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो 2000 में इसका गठन हुआ था। 2000 में इसका अलग से मुख्यालय आया था, मतलब एक हाईकोर्ट आया था और इसका न्यायिक क्षेत्र उत्तराखंड, नैनीताल इसका मुख्यालय। और लास्ट जो लेटेस्ट वाला है आंध्र प्रदेश के अंतर्गत 2019 में, आंध्र प्रदेश इसका न्यायिक क्षेत्र और अमरावती इसकी जो है मुख्यालय के रूप में देखा जाता है। तो ये कंप्लीट रूप में हाईकोर्ट की लिस्ट आप देख सकते हैं। हालांकि यहाँ देखिए आप एक बार और जो है आप सर्च कर सकते हैं इन लिस्ट को, थोड़ा फेरबदल हो सकता है। यहाँ देखिए जम्मू कश्मीर के संबंध में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चेंजेस, तो यहाँ आप जाकर देख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट जो है हमारे हाई कोर्ट के बाद अधीनस्थ न्यायालय। जैसे सबसे टॉप पर हमने देखे थे क्या देखें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, उसके जस्ट नीचे हम राज्य लेवल पर देखे थे हाई कोर्ट, उसके जस्ट नीचे हम देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसे सब ऑर्डिनेट कोर्ट भी बोला जाता है। तो सब ऑर्डिनेट कोर्ट मतलब अधीनस्थ न्यायालय की बात यहाँ पे की जा रही है। तो अधीनस्थ न्यायालय के बारे में हम बात करेंगे। तो प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय के नीचे अनेक न्यायालय यहाँ कार्य करते हैं, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय की संज्ञा दी जा सकती है। और संविधान में इन न्यायालय को कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त रखने का पर्याप्त उपबंध रखा गया है। और यहाँ हम देख सकते हैं अनुच्छेद नंबर 233 से 237 तक इनको जो है यहाँ पर उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत 3 लेवल हम देख सकते हैं। जैसे देखिए हम पहले यहाँ देख लेते हैं जुडिशरी में, तो सुप्रीम कोर्ट पहले नंबर पर आता है, हाई कोर्ट दूसरे नंबर पर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ पे, मतलब 3 लेवल यहाँ दर्शाएगा। ये चित्र में आप देख सकते हैं। एक और यहाँ चित्र देख सकते हैं, देखिए सब ऑर्डिनेट कोर्ट में आप देख सकते हैं 3 चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है। सिविल मतलब दीवानी मामले जो संभालते हैं, क्रिमिनल
क्रिमिनल मतलब जो फौजदारी मामले संभालते हैं, रेवेन्यू मतलब राजस्व से संबंधित मामले संभालते हैं। तो 3 प्रकार इनका कैटेगराइज किया गया है, कैटेगरी 3 प्रकार से बांटी गई है, किसके अंतर्गत, सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंतर्गत। इसके अलावा संवैधानिक उपबंध क्या है, भाग 6 में तो इनका प्रावधान किया गया है। तो भाग 6 में ही हमको देखने को मिलता है 233 से 237 तक इनके संगठन से संबंधित कार्य और साथ में कार्यपालिका से स्वतंत्रता सुनिश्चित करने संबंधी जो उपबंध है उनका वर्णन किया गया है। इसके अलावा राज्य की जो न्यायपालिका है उसमें एक उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जिन्हें निम्न न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है। तो हम बोल सकते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट को निम्न न्यायालय की संज्ञा हम दे सकते हैं। इन्हें अधीनस्थ न्यायालय कहने का कारण क्या है कि उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं और यह उच्च न्यायालय के अधीन एवं उसके निर्देश अनुसार जिला और निम्न स्तर पर कार्य करते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए एक और यहाँ स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जैसे उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के अंतर्गत क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय मतलब जिला और सत्र न्यायाधीश का न्यायालय होता है, जिसके अंतर्गत 2 चीज़ें होती हैं, एक तो दीवानी पक्ष यानी सिविल जो मामले संभालते हैं और एक फौजदारी पक्ष यानी फौजदारी मामले संभालते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए दीवानी पक्ष में अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय होता है और मुंसिफ अदालत होती है। साथ में यहाँ देखें फौजदारी पक्ष में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय होता है और न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय हम देख सकते हैं। तो मुख्य के अंतर्गत जो निम्न यानी कि न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय होता है। तो इस प्रकार कैटेगरी होती है जिला न्यायालय के अंतर्गत, जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के अंतर्गत। चलिए यहाँ पे हम एक एक चीज़ें यहाँ देखिए जिला न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित कुछ प्रावधान देख लेते हैं। तो देखिए आर्टिकल नंबर 233 क्या बोलता है कि इनकी नियुक्ति से संबंधित जो प्रावधान है वो इसके अंतर्गत रखे गए, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित। तो इसके अनुसार हम देख सकते हैं किसी जो राज्य है, राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, साथ में पदस्थापना, पदोन्नति, इनसे संबंधित जो पावर है वो किसको दी गई है, उस संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा। तो उस संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाएगा, हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, उच्च न्यायालय या फिर हम बोल सकते हैं हाईकोर्ट से परामर्श किया जाएगा। तो परामर्श करने के पश्चात इनकी नियुक्ति की जा सकती है, किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राज्यपाल के द्वारा हाईकोर्ट से परामर्श करके इनकी नियुक्ति, पदस्थापना और पदोन्नति से संबंधित जो सारे प्रावधान वो आर्टिकल नंबर 233 में वर्णित किए गए हैं। तो इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए, कम से कम 7 वर्ष तक किसी न्यायालय में अधिवक्ता के पद पर रहा हो और उच्च न्यायालय ने उसकी सिफारिश की नियुक्ति, मतलब एक प्रकार से उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो। तो ये 2 चीज़ें हैं, तो यहाँ पे इनकी नियुक्ति की जा सकती है। फिर बात करें अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की, तो जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त जो राज्य है, राज्य के न्यायिक सेवाओं एवं अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ये यहाँ पे प्रावधान है, ठीक है। जिसके अंतर्गत देखें तो अब देखिए नियुक्ति तो कर लेगा, परंतु एक कंडीशन है कि इसको पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन जो है यानी कि राज्य के लोक सेवा आयोग, साथ में उस राज्य के जो उच्च न्यायालय है, इन दोनों से परामर्श करने के पश्चात ही अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय पर जो है नियंत्रण की अगर बात करें तो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 235 में क्या बोला गया है, यह निर्धारित किया गया है कि जिला न्यायाधीशों तथा अन्य न्यायाधीशों की जो पदस्थापना है, साथ में पदोन्नति है और स्थानांतरण से संबंधित जो अन्य मामले हैं उन पर नियंत्रण का अधिकार उच्च न्यायालय को ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हाई कोर्ट को ये सारे पावर यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हमको देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ हम देख सकते हैं अन्य जो न्यायालय है जिसके अंतर्गत हम देखें इनोवेशन हुए हैं अलग अलग प्रकार से, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है, जो जुडिशरी है, जुडिशरी ने निचले लेवल पर बहुत सारे जो न्यायालय है उनकी स्थापना की है। जैसे हम बोल सकते हैं ग्राम न्यायालय, परिवार न्यायालय, लोक अदालत, इनसे संबंधित सारे हमको प्रावधान यहाँ देखने को मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्राम न्यायालय की। तो ग्राम न्यायालय के संबंध में हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत जो निचले लेवल, मान लीजिए देखिए गाँव का व्यक्ति है, गाँव का गरीब व्यक्ति है, अगर छोटा मोटा झगड़ा भी हुआ है, छोटा मोटा केस भी है, और अगर उसको जाना कहाँ तक, मान लीजिए उसको जाना है एक प्रकार से बड़ी अदालत तक, तो बड़ी अदालत तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको बहुत सारा खर्चा आएगा, साथ में बहुत सारी परेशानियों को उसको झेलना पड़ेगा। तो इस प्रकार की सारी समस्याओं से बचने के लिए निचले लेवल पर, मतलब हम बोल सकते हैं जो मतलब सबसे नीचे का जो लेवल होता है, गांव जिसे हम बोलते हैं, तो उसमें हमको इस प्रकार के न्यायालय की जो है स्थापना देखने को मिलती है। तो उसी के संबंध में यहाँ बात की गई है। चलिए ग्राम न्यायालय के अंतर्गत हम देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो जो एक अधिनियम आया था, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008, जिसे हम बोलते हैं द ग्राम न्यायालय एक्ट 2008, इसके द्वारा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित एवं आसान न्याय के पहुंच के लिए ग्राम न्यायालय या गांव की अदालत को यहाँ पे नियुक्त किया गया था या स्थापना की गई थी। अब स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 2009 को, ये एक प्रकार से लागू हो जाता है ये अधिनियम।
और 2 अक्टूबर आपको पता होगा गांधी जी की याद आ जाती है 2 अक्टूबर की बात जैसे ही सुनते तो गांधी जी का एक सपना था कि गांव का विकास अगर होगा तो भारत का विकास स्वतः ही हो जाएगा। तो उसी को देखते हुए यहाँ पे गांव की अदालत यहाँ पे या ग्राम न्यायालय यहाँ पे स्थापित किया गया। 2 अक्टूबर 2009 से यह लागू हो गया। ग्राम न्यायालय में हम देख सकते हैं प्रथम श्रेणी का जो मजिस्ट्रेट स्तर का जो व्यक्ति होता है वो एक प्रकार से यहाँ न्यायाधीश होगा, जिसे उच्च न्यायालय के परामर्श मतलब हाई कोर्ट के परामर्श के बाद जो है राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो ग्राम न्यायालय होती है, ग्राम न्यायालय को मोबाइल कोर्ट की तरह भी हम एक प्रकार से बोल सकते हैं। ग्राम न्यायालय एक प्रकार की मोबाइल कोर्ट होती है, मतलब चलती फिरती कोर्ट हम बोल सकते हैं, जो अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल गांव में अदालत कर विवादों का समाधान करती है। और ग्राम न्यायालय कम गंभीरता के लिए एक प्रकार से सिविल और आपराधिक मामले की सुनवाई करता है। सामान्यतः न्यायालय का प्रयास रहता है कि विवादों का आपसी समझौते के द्वारा, मतलब किसी के पक्ष में न करके आपसी समझौते के द्वारा यहाँ पे निपटारा किया जाए। ग्राम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जिला न्यायाधीश के पास भी अपील की जा सकती है। जिला न्यायाधीश मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास अपील की जा सकती है अगर इस प्रकार का मामला हमको यहाँ पे संतुष्ट नहीं है इस मामले से। साथ में और इनोवेशन के अंतर्गत हम देख सकते हैं उपभोक्ता अदालत भी हमको देखने को मिलती है। कंज्यूमर कोर्ट मतलब किसी प्रकार का, जैसे मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट खरीदा, प्रोडक्ट से आप संतुष्ट नहीं है और दुकान वाले या जो व्यापारी है उससे आपकी चिक हो गई है, वो वापस नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार के विवाद के लेकर आप कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे उपभोक्ता अदालत, कंज्यूमर कोर्ट जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 आया था, इसके द्वारा उपभोक्ता अदालतों का गठन किया गया। इसका उद्देश्य क्या होता है? अधिकारों का संरक्षण, मतलब जो उपभोक्ता होते हैं या ग्राहक होते हैं उनके अधिकारों का संरक्षण कर शिकायतों और जो विवाद होते हैं उनका निपटारा करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। 3 स्तर इसके देखे जा सकते हैं। 3 स्तर कौन कौन से? एक तो जिला लेवल पर जिला उपभोक्ता फोरम, राज्य लेवल पर राज्य उपभोक्ता फोरम और राष्ट्रीय लेवल पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान, ये आयोग इसका गठन देखने को मिलता है 3 लेवल पर। तो उपभोक्ता अदालत आपने समझ गए होंगे, उपभोक्ता से रिलेटेड ये देखने को मिलती है। साथ में परिवार न्यायालय की अगर बात करें, परिवार न्यायालय मतलब एक फैमिली से रिलेटेड जो विवाद होते हैं, जैसे कि तलाक है, शादी विवाह है, गुजारा भत्ता, इससे संबंधित जो भी मामले हमको देखने को मिलते हैं वो यहाँ पे परिवार न्यायालय में सुलझाए जाते हैं। जैसे हर जो एक प्रकार से जो थाने होते हैं, मतलब एक प्रकार से जो पुलिस स्टेशन हम बोल सकते हैं, तो वहाँ पे ये परिवार न्यायालय आपको देखने को मिलते हैं। अलग इनका एक ऑफिस होता है जहाँ पे आमने सामने बैठकर विवाद को सुलझाया जाता है। तो यहाँ देखिए परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के अंतर्गत जो है हम देख सकते हैं, इस अधिनियम के तहत प्रत्येक राज्य में हम देखें, प्रत्येक राज्य सरकार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है या शहर है उसमें परिवार न्यायालय का गठन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता से संबंधित जो मामले हैं उनकी सुनवाई की जा सकती है। इसके बाद बाल व किशोर न्यायालय की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है किशोर जो न्याय है, यानी कि बच्चों और किशोरों की विशेष स्थितियों का ध्यान रखते हुए किशोर न्याय और बच्चों का ध्यान व संरक्षण जो अधिनियम आया था वो 2000 में यहाँ पे आया और यहाँ पे पारित हो गया। इसके अनुसार अगर देखें, राज्य सरकार प्रत्येक जिले के मतलब प्रत्येक जिले में एक जो है प्रत्येक जिले में एक न्याय बोर्ड का गठन किया जाएगा। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। और इसमें जो है 3 सदस्यों को मिलाकर इसका गठन किया जाएगा। अब इन 3 सदस्यों में अगर देखें तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इसकी अध्यक्षता प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट स्तर का कोई न्यायाधीश इसकी अध्यक्षता किया जाएगा, मतलब अध्यक्षता इसके द्वारा की जाएगी। और शेष 2 सदस्य का मतलब होता है अन्य जो 2 सदस्य है वो सामाजिक कार्यकर्ता होने चाहिए। तो इन 3 सदस्यों से मिलकर एक न्यायिक बोर्ड का गठन किया जाएगा, जो कि किशोर न्याय और बच्चों का ध्यान रखने संबंधी जो भी मामले हैं उनकी यहाँ पर सुनवाई की जाएगी। और इन दोनों में से मतलब एक प्रकार से देखें तो जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं इन दोनों में से एक जो होना चाहिए महिला होना चाहिए। किशोर न्यायालय बोर्ड द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, कम मतलब 18 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे हैं, 18 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे हैं वो किशोर है, उनके संबंध में प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी। कम नहीं, मतलब हम बोल सकते हैं 18 वर्ष तक के इन बच्चों की यहाँ पे क्या की जाएगी? सुनवाई की जाएगी इनसे संबंधित प्रकरणों की। तो ये हमने देखिए हमने सारी चीज़ें यहाँ पे देख ली है। जैसे हमने बात करें पहले हाई कोर्ट की, सबसे शुरू में हमने देखे थे सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट के बारे में देखे, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में देख लिए, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे कुछ और इनोवेशन जैसे कि ग्राम न्यायालय हमने देख लिए, उपभोक्ता से संबंधित न्यायालय हमने देख लिए, किशोर से संबंधित देख लिए, परिवार से संबंधित, ये सारे जो न्यायालय है वो हम यहाँ पे देख चुके हैं। अब इसके बाद आपका कुछ और चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे लोक अदालत। तो लोक अदालत भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। बाकी चीज़ें हम इसके बाद वाले जो लेक्चर आएंगे उसमें देखेंगे विस्तार से।
तो देखिए लोक अदालत का मतलब क्या होता है? लोक अदालत का मतलब होता है एक प्रकार से बाईपास। बाईपास का मतलब जैसे कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मामले को लेकर जाता है या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो आप देखिए यहाँ पे ऑलरेडी पहले से बहुत सारे मामले पड़े हुए हैं, तो व्यक्ति की उम्र गुजर जाती है तब तक मामले की सुनवाई नहीं होती, ऐसा भी यहाँ देखने को मिलता है कभी कभी। तो व्यक्ति चाहेगा कि मतलब देखिए इन्हीं समस्याओं को देखते हुए एक प्रकार से बाईपास, मतलब जैसे हम ये सिटी है, सिटी के अंदर से नहीं जाना और बाहर जाकर ऐसे ये मान लीजिए ये चलेगा, ठीक है, ये बाहर की बाहर, तो हम देख सकते हैं सिटी से बाहर चले जाए। उसी प्रकार हम देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाना है तो बाहर के बाहर हम जो है मामले को सुलझा सके, तो उसी के पैटर्न में हमको लोक अदालत देखने को मिलती है। तो लोक अदालत एक प्रकार का मंच या फोरम है जहां पर वे मामले जो कि न्यायालय में लंबित है अथवा अभी मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं हुए हैं, अर्थात हम बोल सकते हैं न्यायालय के समक्ष अभी लाए नहीं गए हैं, उन्हें काफ़ी अच्छे ढंग से यहाँ पे निपटाया जाता है। दोनों पक्षों के बीच विवाद का समाधान यहाँ पे किया जाता है, मतलब किसी एक पक्ष के विरुद्ध में यहाँ पे नहीं किया जाता है, दोनों के लिए यहाँ पे मतलब एक प्रकार से हल ढूंढा जाता है, एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ हम देख सकते हैं अर्थ के रूप में लोक अदालत की बात करें तो एक मतलब जो लोक अदालत है वो एक प्रकार की न्याय व्यवस्था का पुराना रूप माना जाता है, जो कि प्राचीन समय में भी काफ़ी प्रचलित था और इसकी वैधता आधुनिक युग में भी समाप्त नहीं हुई है, मतलब वर्तमान में भी लोक अदालत हमको देखने को मिलती है। अब यहाँ देखिए जो लोक अदालत है उसका अर्थ हम क्या बोल सकते हैं, जनता की अदालत या फिर उसको न्यायालय बोल सकते हैं, जनता की अदालत या जनता का न्यायालय। और ये गांधीवादी व्यवस्था पर आधारित है। गांधी जी कैसे चाहते थे गांव का विकास हो, तो निचले लेवल पर हम देख सकते हैं निचले लेवल को मतलब जो विवाद है उसको निपटाने के लिए इसका जो है गठन किया गया है। तो एक प्रकार का वैकल्पिक विवाद समाधान का अंग एक प्रकार से बोला जाता है इसको, ADR मतलब अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के संबंध में इसको देखा जाता है। भारतीय जो अदालत है उसमें लंबित मुकदमे के रोज से दबी है, एक प्रकार से देखें बहुत सारे यहाँ पे जो मुकदमे हैं वो लंबित पड़े हैं। नियमित न्यायालय में इन पर जो है तिथि के लिए लंबी, खर्चीली और संसाधनों के जो मामले हैं उसको निपटाने के लिए मतलब एक प्रकार से कई साल लग जाते हैं। इसलिए लोक अदालत जो है त्वरित तथा कम खर्चीले न्याय का एक वैकल्पिक समाधान यहाँ प्रस्तुत करती है। दोनों पक्षों में यहाँ पे विद्वेष नहीं होता है। लोक अदालत की जो कार्रवाई होती है किसी की विजय और किसी की हार पराजय नहीं होती यहाँ पे, इससे क्या होता है विद्वेष उत्पन्न नहीं होता। लोक अदालत का प्रयोग भारत में एक बहनीय मतलब एक प्रकार से उपयोग करने योग्य किफ़ायती कार्यक्रम तथा अनौपचारिक विवाद समाधान के लिए एक वैकल्पिक तरीके से इसकी स्वीकृति पा चुका है ये। और न्यायालय में अगर देखें तो लोक अदालत एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत की जाती है। चलिए अब देख लेते हैं वैधानिक स्थिति। तो वैधानिक स्थिति इसको कब मिली वो हमको देखने को मिलता है। तो स्वतंत्रता के बाद के काल की अगर बात करें तो पहला लोक अदालत शिविर हमको 1982 में देखने को मिला गुजरात में, जो कि काफ़ी सफल रहा। तो उसी को सफल यहाँ पे मतलब जो विवाद है विवादों के निपटारे के लिए बहुत अधिक यहाँ पे सफल हुआ। तो परिणाम स्वरूप जो लोक अदालत है उसका देश के अन्य भागों में भी क्या हुआ, प्रसार होने लगा। तो इस समय यह व्यवस्था एक स्वैच्छिक बोल सकते हैं हम स्वैच्छिक और समझौताकारी एजेंसी के रूप में यहाँ पे कार्य कर रही है। इसके निर्णय के पीछे कोई वैधानिक सहारा नहीं था किस समय, जब इसको शुरुआत किया गया था। लेकिन लोक अदालतों की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इस सुरक्षा तथा इसके मतलब इसकी सुरक्षा और इसके द्वारा पारित जो फैसले उसको वैधानिक सहारा देने की मांग उठी। क्योंकि कभी भी जैसे मान लीजिए इसके द्वारा निर्णय दिए गए और उसको मतलब एक प्रकार से वैधानिक करार नहीं दिया गया तो इस प्रकार का मामला देखते हुए यहाँ पे इसकी जो है वैधानिक दर्जा देने की मांग यहाँ पे उठी। तो इसी को लेकर यहाँ पे हम देख सकते हैं अदालतों को वैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 आया, जिसके अंतर्गत इसको वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके अलावा हम देखें आयोजन तथा इसके कार्यों के संबंध में कुछ प्रावधान। तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए राज्य, जिला, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, तो ये तीनों यानी कि राज्य वैधानिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण या फिर हम बोल सकते हैं उच्च न्यायालय विधिक वैधानिक सेवा प्राधिकरण, ये सभी जो है लोक अदालतों का आयोजन करके अपने क्षेत्र का उपयोग करते हुए ऐसे स्थानों पर क्या कर सकती है जो है जिसे वो उपयुक्त समझे वहाँ पर इन अदालतों की स्थापना की जा सकती है, राज्य के द्वारा, जिला के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। इसके अलावा किसी इलाके के लिए जो है आयोजित मतलब जो न्यायिक अधिकारी है उनको किसी इलाके के लिए आयोजित प्रत्येक लोक अदालत में उतनी संख्या में सेवारत तथा सेवानिवृत्त जो न्यायिक अधिकारी है तथा इस इलाके के अन्य व्यक्ति को भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा। तो कुछ न्यायिक अधिकारी जो है जो कि सेवानिवृत्त हो सकते हैं उनको भी यहाँ पे सेवारत भी हो सकते हैं, और उस इलाके के व्यक्ति इनको एक प्रकार से इसकी सदस्य के रूप में यहाँ पे मतलब एक प्रकार से नियुक्त किया जाएगा।
उसके बाद हम देख सकते हैं जो लोक अदालत है, लोक अदालत को अधिकार क्या होगा कि वो दोनों पक्षों के बीच क्या करे, विवादों को एक प्रकार से सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाए या उनके बीच में समझौता करे। जैसे इसके अंतर्गत कुछ चीज़ें शामिल नहीं की जाती, तो कौन कौन सी चीज़ें शामिल नहीं की जा सकती, जैसे हम बात करें यहाँ पर किसी न्यायालय में अगर कोई मामला लंबित हो तो वो लोक अदालत में नहीं लाया जा सकता। किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कोई मामला आता हो तो वो लोक अदालत में नहीं लाया जा सकता। तो ये दोनों मामले को छोड़कर लोक अदालत में जो है सारी चीज़ें यहाँ पे ली जाती है। इसके अलावा अगर देखें तो जैसे जो मामले हैं, लोक अदालत केवल न्यायालय में लंबित मामलों को ही नहीं बल्कि उन मामलों को भी निपटारा करती है जो कि न्यायालय में अभी तक नहीं पहुँचे हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं विवाह संबंधी जो मामले हैं वो हमको यहाँ देखने को मिलते हैं, पारिवारिक विवाद है, आपराधिक मामले, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले, श्रम विवाद, कर्मचारी क्षतिपूर्ति, बैंक वसूली से संबंधित मामले, पेंशन से संबंधित मामले, आवास बोर्ड या मलिन बस्ती क्लियरेंस जो संबंधी मामले हैं, आवास वित्त संबंधी मामले, उपभोक्ता से संबंधित मामले, उपभोक्ता शिकायत के मामले, बिजली टेलीफोन बिल, इसके अलावा नगर पालिका संबंधी, मकान कर सहित सेलुलर कंपनियों से संबंधित जो विवाद है वो सभी लोक अदालत के द्वारा हाथ में लिए जाते हैं। तो इन संबंधी जो विवाद है, मान लीजिए बिजली से संबंधित मामला है, तो बिजली से संबंधित मामले को हम जाते हैं बड़े कोर्ट में लेकर, तो कई दिनों तक जो है मामला वहाँ पर लंबित रहता है। तो उस समय क्या बिजली हमारे घर में नहीं मिलेगी, तो ऐसा होगा तो ऐसे में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए त्वरित निपटारे के लिए इन सभी जो छोटे छोटे मामले हैं इनको निपटारे के लिए लोक अदालत की व्यवस्था की गई है ताकि आसानी से उनको निपटाया जा सके। इसके अलावा लोक अदालत को वही शक्तियाँ प्राप्त होती है जो सिविल कोर्ट की होती है, यानी कि जो दीवानी अदालत होती है, दीवानी अदालत की जो सभी पावर है वो किसको मिलती है, लोक अदालत को, यानी कि सिविल कोर्ट को जो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंतर्गत प्राप्त होती है। उसी प्रकार लोक अदालत को भी ये पावर दी जाती है। निम्नलिखित मामलों में मुकदमा चलाना हो तो यहाँ देख सकते हैं गवाह, मतलब इसके पास पावर क्या होती है, किसी गवाह को बुलाना। सिविल कोर्ट को जैसे पावर होती है उसी प्रकार लोक अदालत को भी किसी गवाह को बुलाना और शपथ दिलवाकर उसकी परीक्षा लेना, इस प्रकार की पावर होती है। किसी दस्तावेज को प्राप्त करना और प्रस्तुत करना, शपथ पत्र पर साक्ष्यों की प्राप्ति, किसी गलत या कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख अथवा सामग्री की मांग करना, ये सारे जो अधिकार होते हैं वो लोक अदालत के होते हैं। और किस प्रकार के जो है ये सिविल कोर्ट से संबंधित मामले हैं, मतलब सिविल कोर्ट से संबंधित पावर हम बोल सकते हैं। अब फायदे होते हैं इसके, तो फायदे के पहले हम एक और चीज़ यहाँ देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं लोक अदालत का निर्णय सिविल कोर्ट के जो हुक्मनामा होता है तथा किसी भी अन्य अदालत के किसी भी आदेश की तरह मान्य होगा, क्योंकि इसको वैधानिक दर्जा दिया गया है और लोक अदालत द्वारा दिया गया फैसला अंतिम तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा। लोक अदालत के फैसले के विरुद्ध किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं होगी, ऐसा भी यहाँ पर वर्णित किया गया है। इसके अलावा लाभ में हम देख लेते हैं, लाभ मतलब इसके फायदे, तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इसके लाभ देखते हैं हम, तो हम देख लेते हैं। देखिए इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसमें कोई अदालती फीस नहीं लगती है, और अगर अदालती फीस का भुगतान कर दिया गया हो तो मामला निपटाने के बाद उस राशि को वापस कर लिया जाता है, मतलब अदालत की फीस यहाँ पर नहीं लगती है। यह प्रक्रिया काफ़ी लचीली होती है, यानी लोक अदालत की प्रमुख विशेषता के रूप में मानी जाती है। विवादों के त्वरित सुनवाई यहाँ पर की जा सकती है। यहाँ पर हम देखें सभी पक्ष अपने जो वकीलों के माध्यम से न्यायाधीशों से सीधे संवाद या फिर कम्युनिकेशन यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा लोक अदालत पर निर्णय संबंधी जो पक्ष है मतलब एक प्रकार से जो इसका निर्णय दिया जाता है लोक अदालत का, वो संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होता है, कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि इसका जो पावर होता है वो सिविल कोर्ट के बराबर होता है। भारत की अगर बात करें तो भारत में जो है विधि आयोग ने वैकल्पिक विवाद समाधान, जिसे हम बोलते हैं एडीआर, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसके लिए जो है लोगों को संक्षेप में इस रूप में प्रस्तुत किया है। मतलब एडीआर का भी संक्षिप्त रूप क्या है, लोक अदालत हम बोल सकते हैं। लोक अदालत एडीआर का ही एक जो है अंग माना जाता है, जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं काफ़ी कम खर्चीला है और इसमें जो है विवादों को निपटाने के लिए काफ़ी कम समय लगता है। संबद्ध जो पक्ष होता है वो अपने वैचारिक मतभेद पर खुलकर चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि आमने सामने जो है कम्युनिकेशन होता है। लोगों को क्या होता है, यह अनुभूति होती है कि उनके बीच कोई विजय और पराजय नहीं हुई है, तो इससे क्या होता है आपस में यहाँ पे मतभेद नहीं होता है दोनों पक्षों में। इसके अलावा कुछ स्थायी लोक अदालतें हम देख सकते हैं, जैसे कि कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में आया, उसमें हम देख सकते हैं 1987 में आया था, तो उसको 2012 में यहाँ पर संशोधन किया गया और संशोधित करके क्या किया गया है, सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं से जुड़े जो मामले हैं उसके लिए स्थायी लोक अदालतों का प्रावधान किया गया। तो ये हम देख सकते हैं कुछ स्थायी लोक अदालतों के संबंध में। इसके बाद हम देखें स्थायी लोक अदालतों को यहाँ पे लाने का कारण क्या था, देख सकते हैं हम। देखिए कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया था,
ताकि एक मुक्त एवं सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए वैधानिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की जा सके। तो यह प्रावधान समाज के जो गरीब वर्ग होते हैं, मतलब काफ़ी निचले तबके के जो होते हैं, कमज़ोर वर्ग होते हैं, उनके लिए इसलिए दिया गया कि यदि आर्थिक अथवा अन्य प्रकार की आवश्यकता के कारण कोई नागरिक न्याय के अवसर को प्राप्त करने से वंचित न रह जाए। तो इस प्रकार स्थायी अदालतों की यहाँ व्यवस्था की गई। लोक अदालत जो कि एक प्रकार से वैकल्पिक विवाद समाधान, मतलब एडीआर, ये एक प्रकार की इनोवेटिव जो टेक्नोलॉजी हम बोल सकते हैं। न्यायालय के बाहर बातचीत एवं मध्यस्थता की भावना से विवाद को काफ़ी अच्छे ढंग से यहाँ पर सुलझाया जा सकता है। ये देख सकते हैं, हालांकि जो उक्त अधिनियम है लोक अदालत वाला, उसके अंतर्गत लोक अदालतों के प्रश्न की वर्तमान योजना की हम देख सकते हैं बड़ी कमी देखने को मिलती है। लोक अदालतों की व्यवस्था प्रमुख समझौता है अथवा पक्षों के बीच में जो है समाधान पर आधारित है। यदि दोनों पक्ष किसी समझौते तक नहीं पहुंच पाते हैं तब यह मामला या तो न्यायालय को भेज दिया जाता है, जहाँ ये मामला एक प्रकार से भेजा जाता है तो दोनों पक्षों की सलाह यहाँ पर दी जाती है, ठीक है, कि वह अपने विवाद को न्यायालय की प्रक्रिया द्वारा सुलझाए। तो अगर वो संतुष्ट नहीं है लोक अदालत में तो ऊपरी न्यायालय में इसको भेजा जा सकता है। इसके बाद हम देख सकते हैं पुनः कुछ जो देख सकते हैं, जैसे जो जन उपयोगी सेवाएं है, MTNL हम बोल सकते हैं। MTNL संबंधी जो विवाद है, दिल्ली विद्युत बोर्ड है, इससे संबंधित जो विवाद है उनका जल्दी निपटारा जरूरी होता है। तो इसलिए लोक अदालत ज़्यादा अच्छा इसका विकल्प देखने को मिलता है, ताकि लोगों को जो है विलंब का सामना ना करना पड़े। इसी परिप्रेक्ष्य में वैधानिक जो सेवा प्राधिकरण है 1987 में आया था, जो कि हमने देखें। इसके अंतर्गत स्थायी लोक अदालतों की स्थापना यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ हमने देखे लोक अदालतों के संबंध में, जो हमने यहाँ देखे। जैसे लोक अदालत भी हमारी हो गई, स्थायी लोक अदालतों के संबंध में हमने सारी चीज़ें पढ़े। इसके पहले हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़े, तो वो हम एक बार देख लेते हैं जाकर। हाई कोर्ट के संबंध में हमारा लेक्चर था, उसके बाद जो नीचे की कोर्ट है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए हमने हाई कोर्ट के बारे में देखा, जैसे टॉप लेवल पर सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके बाद राज्य लेवल पर हाई कोर्ट, राज्य की टॉप न्यायिक संस्था इसको बोला जाता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। तो इसके संबंध में हमने देखें, सर्वप्रथम 3 कोर्ट गठन किए गए थे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट 1862 में। उसके बाद चौथा इलाहाबाद में, और फिर धीरे धीरे अन्य प्रांत में भी देखने को मिलता है। तो हमारे जबलपुर का हम देख सकते हैं, मध्य प्रदेश का 1956 में गठित किया गया था। इसकी 2 खंडपीठ है, इंदौर और ग्वालियर में। अजय कुमार मित्तल इसके चीफ जस्टिस है, 3 नवंबर 2019 से। इसके अलावा हम देख सकते हैं गठन से संबंधित न्यायाधीशों की योग्यता, नियुक्ति से संबंधित प्रावधान हमने देखे, शपथ, कार्यकाल, पदरिक्ति, क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ देखें, मूल अधिकार, मूल क्षेत्राधिकार, रेट संबंधी शक्तियाँ, अपीलीय क्षेत्राधिकार, निरीक्षण एवं नियंत्रण, अभिलेख न्यायालय और न्यायिक समीक्षा। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय व तथा उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता देखें, मतलब अन्य जो संसद है वो इसमें टांग नहीं अड़ाएगी। इसके अलावा हमने देखे, यहाँ पे देखिए हमने न्यायालय के बारे में जाने, मतलब जो उच्च न्यायालय है टोटल मिलाकर 25 हमको देखने को मिलते हैं, उनके बारे में यहाँ देखा। फिर अधीनस्थ न्यायालय, मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में यहाँ पे देखा, जो कि निचले लेवल पर होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिन्हें बोला जाता है, 3 लेवल उसके होते हैं, मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंतर्गत 3 कैटेगरी होती है, सिविल कोर्ट, दीवानी न्यायालय मतलब क्रिमिनल कोर्ट अर्थात फौजदारी, और रेवेन्यू मतलब राजस्व कोर्ट। संवैधानिक उपबंध देखे उसका, और उसके सारी कैटेगरी देखें यहाँ पे, उनसे संबंधित सारी चीज़ें जाने, न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित। कुछ नवाचार इनोवेशन हमने देखें, काय में ये देखें हमने न्यायपालिका में। न्यायपालिका में इनोवेशन ग्राम न्यायालय के रूप में देखने को मिला, उपभोक्ता अदालत, परिवार न्यायालय, बाल व किशोर न्यायालय, लोक अदालत के संबंध में हमने सारी चीज़ें जाना। तो ये कंप्लीट हमारा यहाँ पे जुडिशरी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद कुछ उसके औजार होते हैं। औजार मतलब होता है न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका और जो न्यायिक समीक्षा है उससे संबंधित हमको यहाँ पे कुछ इसके पावर देखने को मिलेंगे। पावर मतलब जिसका प्रयोग करके वो जो बनाए गए रूल्स एंड लॉ है उसमें क्या कर सकती है, चेक एंड बैलेंस कर सकती है और उसको असंवैधानिक घोषित कर सकती है न्यायपालिका। तो इसके औजार के रूप में ये प्रयोग होते हैं, जिससे वो काफ़ी एक प्रकार से अभी तक पावरफुल बनी हुई हैं। तो इनको हम देखेंगे बाद में। तो लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने का भी आप कष्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरों तक पहुंचाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूँगा। तो आपका प्रयास होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकें। और किसी प्रकार का सजेशन हो, कुछ कमी नज़र आती है आपको लेक्चर में, तो आप कमेंट बॉक्स में बताने का कष्ट करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।